अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मईशत जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से बड़े दबाव में है, इस दबाव से निकलना है, इसके लिए क्या हिकमत अमली इस वक्त इख्तियार की गई है और जो स्ट्रैटेजी इस वक्त तय की गई है हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स लेकर चल रहे हैं, आया वह सूदमंद होगी या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी जो ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त बड़ी मुख्तलिफ है। जिस तरीके से मुआशी इस्लाहात को किया जा रहा है, यकीनन ये पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के अपने हक में बेहतर है, लेकिन इसकी टाइमिंग्स और साथ साथ जो पेस और मोमेंटम है इससे इसके ऊपर जो है वो बात की जा सकती है और इस पे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो काफी खाइफ हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में जरा इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी हम जायजा लेंगे और आज के गेस्ट का आप चाहते चलो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक इकबाल खान साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब शब्बीर अहमद साहब। तारिक इकबाल साहब का अगर मैं तारुफ कराऊं तो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। तारिक साहब जो है वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स पैकेजेस लिमिटेड, इंटरनेशनल स्टील, सिल्क बैंक और नेशनल रिफाइनरी के बोर्ड पर हैं। कमोबेश 25 कंपनीज के बोर्ड पर ये रहे हैं। इस वक्त ये सुई नॉर्थ SNGPL और अटक रिफाइनरी के चेयरमैन और साथ ही साथ एक सरकारी ओहदा के ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो है ये उसके भी चेयरमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इकबाल साहब, आप प्रोग्राम में शरीक रहे। और उनके साथ शब्बीर अहमद साहब और शब्बीर अहमद साहब जो हैं वो भी अगर हम टेक्सटाइल के हवाले से बात करें, इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, एक बड़ा नाम, आप चेयरमैन हैं बैडवेयर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। आपके साथ जो तमहीद मैंने इस वक्त इतनी कंपनीज की बांधी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की मैंने बांधी, तो मैं जानना ये चाह रहा था कि आज पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर विद नेगेटिव ग्रोथ कहां पर खड़ा है। पिछला एक साल पाकिस्तान की सनतों के ऊपर कितना भारी गुजरा, कहां खड़े हैं? हाँ, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं करंटली तो उनका चेयरमैन नहीं हूं, आई हैव रिमेन चेयरमैन। अच्छा, चलो ठीक, ताकि वो को गलत फहमी न रहे। अब ये है, ये एक साल जो है हमारी मुल्क के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट साल था। इसमें मुश्किल फैसले हुकूमत को करने पड़े, इसमें इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा बर्डन बर्दाश्त करने पड़े, जिसमें एनर्जी का नेचुरली कॉस्ट बढ़ी है हर किस्म की। दूसरा ये है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी। उन सब की वजह से इंडस्ट्री भी किसी हद तक दबाव का शिकार रही। और एक वजह और भी है कि इन सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ने की वजह से कुछ परचेसिंग पावर का इशू कंज्यूमर का आया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ चीज़ों की कंजम्पशन गिरी है। ऑटो सेक्टर जो है उसमें कंजम्पशन पहले 6 महीने की डेट मिलती थी गाड़ी पे, अब वो रेडी डिलीवरी दे रहे हैं कि 3-4 दिन में आप जैसे ही। नहीं तो हुकूमत सर यही तो चाहती थी। फिर जो बात है यहाँ पे कि आप महंगाई इतनी कर दें, कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी बढ़ा दें कि परचेजिंग पावर कम हो जाए, फिर डिमांड उसकी जो है वो उसके ऊपर असर पड़े। अल्टीमेटली जो है वो हुकूमत चाह रही थी कि जनाब एग्रीगेट डिमांड कर्टेल की जाए, लेकिन एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की सोसाइटी में वो तो होगी। अगर आप हमारी रूपी डिप्रिसिएशन इस लेवल का है तो कुछ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। अब ये आप जो कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो फिर कलेक्शन पे प्रेशर आता है। तो वही तो हम चाह रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ये चीज फिर क्यों। एक तरफ तो आप 5.5 ट्रिलियन का एक एम्बिशियस टारगेट लेके चल रहे हैं सिर्फ FBR कलेक्शन का, दूसरी तरफ आप इकोनॉमी जो है वो आपके सामने है कि कितने देयर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। जरा फोकस हो जाते हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन के ऊपर आ जाएं, करेंसी डिवैल्यूएशन के ऊपर आ जाएं पहले। लेकिन ये पहली जो बात की इसे मैं क्लियर देखिए, हमारा 4 ट्रिलियन का था, अब 5.5 पे आ गया है। अगर वॉल्यूम उतना ही रहता इंडस्ट्री का, सपोज उन्होंने उस पे 35% ऐड अगर करेंगे तो वो वैसे ही 5.2 ट्रिलियन हो जाएगा। फिर तो सिर्फ गैप 300 बिलियन का रह जाएगा। वो आपकी जो
टैक्स रिफॉर्म्स हैं, एफिशिएंसी है, न्यू टैक्स पेयर्स को ला रहे हैं, वो उससे पूरा होना था। अब अजम्पशन अगर वॉल्यूम की गलत हो गई तो उसकी वजह से कुछ कलेक्शन वहां गिरेगी और रूपी डिप्रिसिएशन की वजह से बढ़ जाएगी कलेक्शन। क्यों? इंपोर्ट स्टेज पे अभी भी जैसे ये रूपी वैल्यू चेंज हुई है, अब जो नई ड्यूटी है वो 160 पे कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ गई, उसमें सेल टैक्स बढ़ गया, उसमें विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ गया, उसमें और जो इंपोर्ट रिलेटेड। नहीं तो इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ा ना, सिर्फ आपने करेंसी को डिवैल्यू कर दिया, ये ऑटोमेटिकली बढ़ गए, तो इसमें फिर एफिशिएंसी कहां गई इदारे की? एफिशिएंसी तो उनके रिफॉर्म्स के रिजल्ट आने हैं ना। नहीं, अभी बड़ी हेडलाइंस लग रही हैं जनाब, इतना हमने रिकॉर्ड कलेक्शन किया, इतना रिकॉर्ड कलेक्शन किया, वो क्या है? मैं बता देता हूँ, अगर आप पिछले से कंपेयर करेंगे तो रिकॉर्ड कलेक्शन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हाँ, अगर आप अपने बजट से करेंगे तो बजट से जुलाई में 96% कलेक्शन हुई है, ठीक, 100 से ज्यादा नहीं हुई। शब्बीर साहब, दो चीजें हैं, करेंसी डिवैल्यू करके इसकी डिवैल्यूएशन, रुपए की कदर गिरने से पिछले साल 1.5 साल में हमारी इंडस्ट्रीज को कहां पे और कैसे क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ जो हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी, और हालांकि वो तो फेवर में जाता है ना, डॉलर वो तो आपके फेवर में जाता है। मुझे वही इमरान भाई, जो कब ये ये गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने एक टारगेट, एक्सपोर्ट टारगेट 26 बिलियन का रखा, फिर बाद में एडवाइजर साहब ने बोला 25 बिलियन, और क्या हुआ, 23 बिलियन से हम नीचे चले गए, 22 बिलियन 0.9 हुआ, यानी वो टारगेट को छोड़ के और लास्ट ईयर की एक्सपोर्ट को भी मैच नहीं कर सके। मतलब गवर्नमेंट की कब आई, उन्होंने बोला 100 दिन में हमें ना चेंज दिखा देंगे, 100 दिन में कोई चेंज नजर नहीं आया, फिर इनको फिर ना डिवैल्यूएशन करनी पड़ी, फिर और करनी पड़ी, और उससे यही गवर्नमेंट बोला जो एक्सपोर्टर्स को फायदा पड़ेगा। मैं पहले ही प्रोग्राम में मैं कितने आर्टिकल ये बोला, जो डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट को फायदा नहीं, वो खाली वन टाइम बेनिफिट होता है। एक डिवैल्यूएशन करेंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ रुई की कीमत बढ़ जाएगी, यहाँ की कीमत बढ़ जाएगी। आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो इंपोर्टेड है, आप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल लोकल देयर सो मेनी अदर रॉ मटेरियल्स ना, आपकी तो एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट बेस्ड है सब वही है। आप कहते हैं आप इनकी गाड़ी के बारे में बोल रहे हैं, जो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दिवाली से गाड़ी की प्राइस इतनी महंगी हो गई है तो कौन परचेज करेगा? अगर गवर्नमेंट अगर चाहते थे गाड़ी के प्राइसेस कम रखते, मतलब इनका तारिक साहब, यही जो बात हो गई ना, मतलब इस गवर्नमेंट इतना बड़ा गैम्बल इकोनॉमी फिक्स करने के लिए खेल रही है, यानी इट्स अ वेरी बिग गैम्बल। यानी आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी नहीं है, हम भी बैठे हैं, आप ही बैठे हैं, गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है। हर कोई आता है अच्छी बातें करके, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला अकाउंटेबिलिटी, आप इस पे लाइन अकाउंटेबिलिटी, यानी आप खाम मार्केट में बोलने के लिए या हमारी इतनी एक्सपोर्ट कर देंगे या इतनी आप पानी अकाउंटेबिलिटी इस पर ही करें ना। आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेकर आए, वो उसको चेक करें कि क्या हुआ। एक फेयर डिमांड है, जब आप पिछले 10 साल के कर्जों के ऊपर कर सकते हैं तो पिछले 1 साल के कर्जों के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज भी तो एक्सप्लेन कर दें कि कौन से मेजर्स लेने चाहिए जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सके। वही मैं हर वक्त इनको बोला। आप देखिए अभी हमारे 0 रेटिंग था, इन्होंने बजट में बोला जो ये लोकल में इश्यूज आए, ये ठीक है, उसको आप लोकल में इशू सेट करते हैं। ये क्या सेट करते हैं लोकल में? उसको लोकल के बराबर टैक्स लगाते हैं, क्या भी उसको चेक्स एंड बैलेंस करते हैं। FBI का काम क्या है? सर देखिए, पहले जब 0 रेटिंग अभी भी है, नहीं अभी नहीं है, अभी आपने जो है 17% देना है, बाद में आप उसको एडजस्ट करा लेंगे। भाई मेरे आप मेरी परसों शबज रेड्डी साहब से हमने अपॉइंटमेंट मांगी थी, उन्होंने बोला लाहौर में हमारे DG साहब उनसे मिल लें। वहां से हमको इन्होंने एक ड्राफ्ट रूल बनाया, उस पर हम मिलने गए लाहौर, पूरा बेडवे का डेलीगेशन था, टाउल मैन्युफैक्चरिंग के डेलीगेशन है। वहां जाकर उन्होंने बोला जो आपको ये रिफंड मिलेगा वही बॉन्ड से मिलेगा। वो असद उमर साहब जो देके जाके अच्छा मजे की बात है, जो उन्होंने ये बोला था RPO इशू हो जाए फटाफट बॉन्ड हो जाएगा। मेरे पास केसेस हैं, RPO इशू हो गए हैं, 2 महीने से बॉन्ड इशू नहीं हुआ। ठीक, और जिनको इशू भी हो गया वो भी उसको जो है वो मॉर्गेज नहीं कर सकते, बैंक वाले के पास वो गए लोग बेचारे, जिनको मिला
हाँ। वो वाला 15% हम लेंगे और आपको डिस्काउंट कर देते हैं। वो भी कब तक करेंगे? लेकिन सर एक बात है ना, बड़ी माजरत के साथ, एक अंधी भी तो आप लोगों ने मचाई हुई थी ना। ये ना बोलो। सुने ना एक नहीं, सेकंड, मतलब अब मेरी बात तो सुन ले कि लोकल, यहाँ पे लोकल सेल्स के ऊपर आपने सारा जो है वो आपके रेंट इनकम के ऊपर लगाया हुआ था, कितना पैसा लोगों ने उठा के लगाया यहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर लगा लिया। मतलब ऐसी थोड़ी आप देखिए कितनी किसी सैलरीड क्लास ने लगाया, सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट उन्होंने पूरा खड़ा कर दिया रियल एस्टेट के अंदर, पैसा चौक वहां पे। जो गवर्नमेंट एफबीआई बैठी हुई है उसको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। अगर वहां पर मिसयूज हो रहा था आप उनको पकड़े। तारिक साहब क्या मैं पार्शियली मैं सही हूं कि नहीं हूं? चले अगर मैं मुकम्मल सही नहीं हूं। मैं जितना इंडस्ट्री को जानता हूं, इंडस्ट्री के पैसे जो हैं वो रियल एस्टेट के लिए कोई खास फालतू होते नहीं है। अच्छा, वो तो अपनी उस मुसीबत में पड़े रहते हैं। ठीक है, आपको मैं अगर ये बताऊं, कहना तो नहीं चाहिए, मसलन अगर रिफाइनरी ने जिस दिन पेमेंट करनी होती है एक शिप की, उस दिन मार्केट हिल जाती है। इंटरबैंक आपका आगे पीछे हो जाता है, डॉलर में देखें आपको पता ही नहीं, पैसे नहीं होते जेब में। सही। तो आप इंडस्ट्री की अगर हालत है, ठीक, इंडस्ट्री जो है उसका इतने पैसे, हाँ, अगर किसी मालिक के पास फालतू पैसे हैं या जैसे हमारे इंडस्ट्री में बैंक्स में रेंट सीकिंग में लगे, बैंक्स में मतलब सैलरी क्लास के तो नहीं लगे ना, बड़े बड़े लोगों के लगे। देखो अब वो मैं कहना नहीं चाहता कि उसमें सैलरीड क्लास का मसला नहीं होता। सैलरीड क्लास तो अब घर बना नहीं सकती, फिर ये मसला उस पैसे का होता है जिसका कोई अकाउंट फॉर नहीं करता। ठीक है, चले वो जाते जरा इस्लामाबाद चलते हैं। इस्लामाबाद में नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोमल शकील, आप कंसल्टेंट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। कोमल, बहुत शुक्रिया का। आप ये बताइएगा, आप इकोनॉमिक फ्री जोन्स के हवाले से बड़ी स्टडी कर रही हैं सारी चीजों को। पिछले एक साल में पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर, पाकिस्तान में एक कंड्यूसिव माहौल जिसकी बात की जा रही थी, वो क्या हुआ? हम कहां पर खड़े? इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी नेगेटिव में इस वक्त है। क्या क्या रीड कर रही है पाकिस्तान में इस वक्त सनतों को आप? इमरान, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं जहां इस वक्त खड़ी हूँ, अभी रिसेंटली एक एसईजी सर्वे हमने किया है और वो उन नोटिफाइड जोन्स पे हैं। तो वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के इर्द गिर्द जो एसईजीज जिनको उन जगहों को जिनको स्टेटस ग्रांट किया गया, उन पे ये सर्वे किया गया है। तो जो मेरा इस वक्त एनालिसिस बन रहा है वो इट्स मोस्टली डिफरेंसेस बेस्ड ऑन प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस जो है एक तरह से compete भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और वहाँ पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी डिफरेंसेस हैं, पॉलिसी फैसिलिटेशन के अंदर डिफरेंसेस हैं, और ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट है एसईजीज की उसके अंदर भी डिफरेंसेस हैं। तो पंजाब इस वक्त ऑब्वियसली लीड कर रहा है मेरे ख्याल में। जो लोग भी न्यूज़ फॉलो करते हैं, जिनको भी इंडस्ट्री का आइडिया, वो वी नो जनरली दैट पंजाब इज मोर कंड्यूसिव फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो इतनी ग्लूम एंड डूम की पिक्चर नहीं है। डेफिनेटली ग्रोथ इस वक्त बहुत ज़्यादा रुकी हुई है और बहुत सारे इशूज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, बोथ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन पंजाब इज कंसिडरेबली डूइंग बेटर। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, उसके अंदर कुछ इस किस्म का भी सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है कि सिंध से बल्कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रीडायरेक्ट हो रही है पंजाब में, बिकॉज ऑफ इट्स कंपेटिटिवनेस, बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ लैंड। एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला जा रहा है सिंध में फॉर एग्जांपल, वो प्राइसेस का है, लैंड प्राइसेस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। उसके अंदर बहुत स्पेकुलेशन और इन्फ्लेशन और एक इस हद तक बढ़ चुकी है कि फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और प्रोडक्शन पे नहीं रीडायरेक्ट कर सकते। पंजाब में कंसिडरेबली कॉस्ट लोअर है और फैसिलिटेशन बहुत बेहतर है। सो दीज मैनेजमेंट कंपनीज इन बोथ provinces, their performance is different. So Punjab is doing well. M3 जो है वो बहुत अच्छा facilitation provide कर रही है. Foreign investment is coming in. Chinese companies are coming in. And even local जो आपके joint ventures हैं वो भी उसमें they're doing well. So उधर इतनी gloom and doom की picture नहीं है. KP की तरफ अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे problems की intensity ज़्यादा है. वहाँ पे development भी कम है. हतार for example
उसमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोटिफाइड है उसके अंदर मैं रशाकी की बात नहीं करी, मैं हतार की सिर्फ बात करी हूँ। ठीक। सिर्फ 2 कंपनीज इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं और वो अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद क्रिएट कर रही हैं। वहां पे फैसिलिटेशन बहुत ज्यादा कंपेयर टू पंजाब बहुत कम है और कंपेयर टू सिंध इवन बहुत कम है। ठीक है। दिस इज अ जेनेरिक ओवरव्यू शब्बीर या साहब, जनरल जो की पॉइंट। शब्बीर साहब, जो इस वक्त कोमल ने बात की इंटर प्रोविंशियल, क्या आप समझ रहे हैं कि सिंध से कैपिटल फ्लाइट हो रहा है पंजाब की तरफ, इंडस्ट्रीज वहां पर जा रही हैं, वहां पे इतना इंसेंटिवाइज है? और फिर दूसरा ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये बात हुई, सीपैक के हवाले से भी ये बात हुई थी, जितने आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे वो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी उससे। जी क्या? जी हाँ, मैं कहूँ ये काफ़ी इंडस्ट्री सिंध से पंजाब गई है। यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री लगाई हुई है या नहीं लगाता है, उसके लिए इतना अजाब है, एक से एक डिपार्टमेंट से लोग आएंगे और वो ये इंस्पेक्शन वो इंस्पेक्शन। खाली हमको ये लोकल नहीं, हमको अभी एक्सपोर्ट इतना मुश्किल हो गया है कंप्लायंसेस का। यानी कितने फॉरेन बायर्स हैं, दे वांट ऑल दी कंप्लायंसेस। कब से आप बांग्लादेश में फायर हुआ, यहाँ पर बल्दिया का फायर हुआ, और इसमें सोशल कंप्लायंस हो या क्या हो जाए, हमारी इतनी मसले आ गए हैं। हम लोकल कंप्लायंस को फॉलो करो या उनके कंप्लायंस करो, हमारा मेन टाइम उसे लग रहा है। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, आप एक्सपोर्ट पर ना खेलें। एक्सपोर्ट में ये सेल टैक्स का मसला है, हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक होता रहेगा और ब्लॉक होता रहेगा, एंड रिजल्ट होगा हमारी एक्सपोर्ट डाउन हो जाएगी। और अभी लास्ट वीक इंडिया ने सुना, कब हमारे बजट में आई, उन्होंने अपने फटाफट अपने टैक्सेस को खत्म किए, एक्सपोर्ट को तरजीह है। यानी एक दफा हमारी मार्केट लूज कर जाएंगे और इसका मार्केट वापस लाना बड़ा unfortunately this is during the GSP plus status for the last 2 or 3 years we are having this GSP plus status, और उसके बावजूद भी हमारी एक्सपोर्ट वही मैं एक ब्रेक की तरफ जरा चलते हैं, ब्रेक के बाद इसके बाद और बात करनी है। ठीक है ना, फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत जो कि इस वक्त चारों तरफ से घिरी हुई है, निकलेगी बाहर कैसे, सही ट्रैक पे कैसे आएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। तारिक साहब, अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो शरह-सूद जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पॉलिसी रेट 13.25, एक साल पहले 2018 में 6.25%, और उससे पहले हमने देखा कि बहुत हिस्टोरिकल लोएस्ट लेवल के ऊपर भी थे डॉक्टर इरशाद साहब के ज़माने में। ठीक है ना। अब फरमाइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त 13-14% के ऊपर कमर्शियल लोन जो है किसी को वायबल है, किसी को अगर एक्सपेंशन के ऊपर जाना हो इंडस्ट्रीज को? आपने हिस्टोरिकल बात की, हम सिर्फ लें अगर कि उस जमाने में जो पॉलिसी रेट कम किया गया, क्या इंडस्ट्री ने एक्सपेंड किया था? आई वुड से यस, किया था। तो ठीक है, आज जवाब नहीं बनता आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग। अच्छा, अब मसला ये है कि ये एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक की चीज है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रही हो तो पॉलिसी रेट बढ़ा दो, दिस कंटिन्यूज। अब मसला यह है कि आज अगर 13.25 है और बैंक अपनी इंटरमीडिएशन कॉस्ट कम से कम रखे तो 3% होगी, सही, वरना हमारे यहाँ वहां भी इनएफिशिएंसी का, ठीक है, 17-18% आ जाता है, सही। उस पे इंडस्ट्री वायबल नहीं होती और कोई नई इंडस्ट्री लगने का चांस नहीं, बिकॉज ये कोमल कह रही थी SCCs, आई एग्री, लेकिन उसमें है कि लैंड की कॉस्ट जो है वो अगर 10% भी पहले थी तो आज वो 90% एक्सपेंड कर जाएगा, सही। सो वो 10% नहीं रहेगी। वैसे लैंड की कॉस्ट ज्यादा होती नहीं है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में को 30% तो वर्किंग कैपिटल, अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करें, और उसी में कई लोग फंसते हैं कि वो गलत कैलकुलेशन कर ली, आखिर में पता चला प्रोजेक्ट लग गया, वर्किंग कैपिटल है नहीं, बैंकों के पास गए और देर लगी, इतने में इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वो आपके गले फिट हो गए। सही। नाउ इस पॉलिसी रेट और इस एक्सचेंज रेट पे compete करना आज नई इंडस्ट्री को 2 साल पुरानी इंडस्ट्री से बहुत डिफिकल्ट होगा। मुझे नहीं लगता कि नई इंडस्ट्रियलाइजेशन फौरन होगी।
अनलेस 1-1.5 साल में ये लेवल ऑफ हो जाए। अब ये है कि उन्हें पहले साल 2 साल जो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन पड़ेगी वो उतने में अगर अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ट्रूली जो कॉस्टिंग मेथड्स हैं वो compete नहीं कर सकते। ठीक है। सो यहाँ वो फंस रहे होंगे। हाँ। जी, आई फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन से कि कुछ जगहों पे जो प्रोजेक्ट सोच रहे थे वो अभी सोच ही रहे हैं, क्योंकि वो जो लगाने वाले थे तकरीबन हाँ। उन्होंने इस 1 साल में ये अपने आप को डिफर किया है। अच्छा जरा देख लें। ठीक। अब 160 पे जब वो फिजिबिलिटी बनाते हैं तो वो अपना सर खुजा रहे होते बैठे। ठीक। हो सकता है अब प्रोडक्ट की प्राइसिंग आहिस्ता 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 कैचअप कर जाए। ठीक है, लेकिन सर यहाँ दूसरा, शबीर साहब यहाँ मामला दूसरा नजर आ रहा है। यहाँ पे जो पॉलिसी रेट बढ़ाया जा रहा है वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बैंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव बिजनेस उनके लिए कि वो टी बिल्स में आए, वो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में आए, वो गवर्नमेंट की जो लेंडिंग है, और न सिर्फ हमारे कमर्शियल बैंक्स बल्कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनकी भी तरगीब यही इस वक्त शायद दी जा रही है उन्हें कि वो आके बजाय इसकी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आए वो डेट आकर उठाएं इसमें। तो ये तो उनको सपोर्ट हो रही है। मैं वही सबसे पहले तारिक साहब ने क्या बात बोली पूरा 100% एग्री। और थोड़ी देर पहले इसी प्रोग्राम में अभी आप कह रहे थे लोगों ने, आप बिजनेसमैन ने ज़मीनों में लग गए। अब क्या हो रहा है, जो हमारी एक्सपोर्ट में इंडस्ट्री में लगाने के बदले में और करने के लिए बैंक डिपॉजिट में हम उसको ज़्यादा 13-14% आराम से मुनाफा खा के घर में बैठो, आराम करो, टीवी देखो, आपके प्रोग्राम देखो और अपने सुकून में बैठो। अब रेंट सीकिंग शुरू होगी। रेंट सीकिंग अब शुरू, लेकिन अभी तो बेनामी भी आ गया ना, अभी तो दिखाना भी है आपने क्या सोर्स क्या था आपका, अभी तो दिखाना भी है। दिखा देंगे ना, उसमें कोई वाइट मनी है, सब चीज़ है, हमारा और इजी है। मतलब इसमें ये ना करें, खुदा आप इसमें एक्सपोर्ट सेक्टर इकोनॉमी पर ना खेलें, मगर ये तजुर्बा करते रहेंगे। एंड रिजल्ट में क्या होगा, हम वो हफीज शेख साहब कह रहे हैं कि जब 0 रेट था तब आपने कौन सी एक्सपोर्ट को बढ़ा लिया पिछले 5 साल में, 10 साल में। वही गवर्नमेंट की पॉलिसी, वही बोल रहा है, वही उसी से रहा। गवर्नमेंट पॉलिसी एक अच्छा स्टेप करती है, 4 स्टेप बैक हो जाती है। अच्छा, और अब क्या हो रहा है, चारों स्टेप, कोई अच्छा स्टेप नहीं हो रहा है, चारों स्टेप बैकवर्ड हो रहा है। आप क्या अगर बोला डिवेल्यूशन किया अच्छा स्टेप है, नहीं अच्छा स्टेप, आपकी कॉस्ट बढ़ गई। कैसे तारिक भाई ने बोला, आपकी मशीन नए आदमी नामुमकिन बात है, नई लगाना मुश्किल है। ठीक है, आप जरा इस्लामाबाद में लिखते हैं। कोमल शकील बताइएगा, यहाँ पे इस वक्त जो पॉलिसी रेट बढ़ा और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है जाहिर है कि वो डिस्करेज होगी, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक जो इससे मुतासिर होगा, न सिर्फ मुतासिर होगा, उनकी एपेटाइट भी कम होगी। इस पर्टिकुलर चीज को फोकस करते हुए आप समझती हैं कि मुश्किल वक्त है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पाकिस्तान में? ये इमरान, एपेटाइट वाली बात आपकी मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन और तारिक साहब भी ठीक कह रहे हैं कि डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होता है। एज इट इज़ अभी जो की एक थ्रेट है वर्किंग कैपिटल को लेके और आपके कैश फ्लोज को लेके, वो आपका रिफंड्स का इशू है। आप एडवांस टैक्स पे कर देते हैं, विद होल्डिंग टैक्स भी कलेक्ट कर लेते हैं ऑन बिहाफ, और वो कैश फ्लोज जो हैं बिजनेसेस के एज इट इज़ इफेक्ट हो रहे हैं। तो दैट इज़ ऑलरेडी रिड्यूसिंग देयर कैपेसिटी टू इन्वेस्ट या थिंक अबाउट न्यू प्रोजेक्ट्स। तो डेफिनेटली जब इस किस्म की एक ऑस्टेरिटी वाली एक एनवायरनमेंट होगी तो न्यू प्रोजेक्ट्स तो हम नहीं देख पाएंगे। एग्जिस्टिंग सर्वाइव कर जाएं और वो अपने आप को स्टेबलाइज करें, वो इज आई थिंक समथिंग दैट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमारी ये होनी चाहिए। बिकॉज वेन एवर ऑस्टेरिटी मेजर्स हैव बीन टेकन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेदर इट बी ग्रीस और इटली एंड इवन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जर्मनी, सो वो एक कंट्री लेवल पे, एक मुल्क में हम इस माइंडसेट को लेके चलेंगे तो फिर हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ मूव कर सकते हैं। वी कांट एक्सपेक्ट न्यू इंडस्ट्री टू ग्रो व्हेन वी आर बीइंग ऑस्टेयर। और एट अ टाइम जो इस वक्त आपको बेनिफिट है इंटर प्रोविंशियल उसका डिफरेंसेस का या उसका बेनिफिट्स का, वो भी खत्म हो जाएगा जब मेन पॉलिसीज जो हैं वो कंड्यूसिव नहीं होंगी, जब मेन की एलिमेंट्स जो हैं वो कंड्यूसिव नहीं होंगे किसी भी मुल्क में या पाकिस्तान में इकोनॉमी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। एक छोटे से ब्रेक की कॉल एंड अल्टरनेट ब्रेक के बाद भी हम इस गुफ्तगू को समेटेंगे कि किस तरीके से अब वेव आगे किस तरीके से बढ़ना है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। तारिक इकबाल साहब, अब निकलना कैसे है? या ठहरो, मैं पहले एक टेक्निकल चीज एक्सप्लेन कर दूं।
देखो ये जो रिफंड वगैरह की बात करते हैं ना, इसमें मसला यह है कि बजट होता है उनका नेट। अब तुम्हारे दो हैं, आईआर और कस्टम वाले। अब ये है कि अगर उन्होंने रिफंड, अच्छा एक और बात भी है, पहले यह भी कर दूं कि इनकम टैक्स में अगर आपकी असेसमेंट ऑर्डर आ गया तो वो काफी नहीं है। खूने दिल जाने शोरीदा काफी नहीं, वो आपका रिफंड नहीं हुआ, आप उसका अप्लाई करेंगे कि मेरा रिफंड डिटरमिन कर दिया जाए, वो एक अलग एप्लीकेशन होती है, फिर वो प्रोसेस होगी। अगर वो डिटरमिन हो गया देन यू वुड क्वालिफाई फॉर अ रिफंड। अच्छा, टैक्स ऑफिसर का मसला क्या है, कलेक्टर का, कि उसके पैसे जो कलेक्शन उसने की हुई है रिफंड माइनस हो जाएगा, तो उसका बजट शॉर्ट हो रहा होता है। तो उसकी अच्छा। कोशिश ये है कि ये रिफंड जो है अव्वल तो डिटरमिन ना हो, हाँ, हो जाए तो कोई और वाला साल खोल देंगे। सही। ये एक खास आया पैसा किसको बुरा लगता है सर? है, नहीं, देते- बुरा नहीं लगता, उनकी तो जिंदगी उस पर डिपेंड करती है कि उनकी एसीआर और बाकी चीज के बजट पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर वो रिफंड दे रहे हैं तो उसका बजट तो पूरा ही नहीं होगा। ये रिफंड फंसे रहते हैं इस वजह से। लेकिन कोई हद होती है ना, इससे ऐसे नहीं, ऐसे आप भी नहीं कि अगर- लिक्विडिटी चोक हो आप जाएगी अगर और फिर आप अगेन देखो, मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, जी। हल इसका ये है कि सिस्टम एफिशिएंट कर लें, आप इसे टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दें। हल इसका ये है कि उस असेसिंग ऑफिसर को रिफंड की सजा ना दो, सो दैट उसका ये ना हो कि रिफंड रोकने में मुझे फायदा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। सो आप हल निकालें। ये मैं इनकी लिक्विडिटी चोक करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं इसे प्लीड कर सकता हूं, वो नहीं होनी चाहिए चोक, ठीक है। या तमाम बैंकों को अगर आपने बॉन्ड भी इशू कर दिए कर दें, फिर बैंकों ऑनर करें उसे, वो नहीं उतना वहां से स्टेट बैंक से कोई स्कीम कर दें कि इन बॉन्ड्स के ये हम आपको पैसे रीफाइनेंस करेंगे बॉन्ड्स के। सर ये इतना चौक हो रहा है, जो आगे एक कंटेनर हमारा जाता था बिफोर डिवेल्यूशन 1 करोड़ रुपए का, अब वही कंटेनर की वैल्यू होगी 1,60,00,000 रुपए, और नेचुरली हमको फाइनेंस ही ज़्यादा चाहिए होगा, और हमको अभी सेल टैक्स का ही नज़र आ रहा है। देन वी वेंट टू स्टेट बैंक, हम और यहाँ पे बैंक को गए, हमारी एक्सपोर्ट लिमिट बढ़ा दें। उन्होंने बोला, बैंकों ने क्लियर कर बोला हमारे पर कोई लिमिट नहीं है, आप जाए स्टेट बैंक में और वी कैन नॉट फाइनेंस फर्दर। अच्छा, यानी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इतना चोक करना है और खड़े ना हो सके, और ना इनके पास पैसा रहे, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, ये ना करें। और ये नए से नए तजुर्बा कर रहे हैं। चले वो एक तजर्बे शायद आपको याद है एक्सपोर्ट रिफाइनेंस 3% में मिलता था जी, अब नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ ना। और अब उसके बाद अगर आप उस टाइम पे पैसे ना आए तो 16% हो जाता था। कर दो कि साहब जिसके पैसे नहीं आएंगे वो पेनल्टी देगा। अच्छा, लेकिन जो एक्सपोर्ट एफिशिएंटली कर रहा है उससे तो आप एक्सपोर्ट रिफाइनेंस की स्कीम कोई इंस्टीट्यूट। इस्लामाबाद जी, कोमल शकील, यहाँ पे बात हो रही है एक्सपोर्ट जो है वो चोक हो रही है पाकिस्तान की, और जाहिर की जितने भी जोन्स की आप बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे एक बड़ा सेक्टर जो है वो एक्सपोर्ट के हवाले से, क्या वे आउट क्या है इससे? इमरान, एक्सपोर्ट की डेफिनेटली नीचे जा रही है और हमें इस वक्त ज़रूरत है कि इंक्रीज़ करें। जनरली हमारी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है एक्सपोर्ट्स का, बट फैसिलिटेशन के हम प्रमोशन के ऊपर फंसे हुए, फैसिलिटेशन की तरफ नहीं आ रहे। जो मैंने पहले भी बात की थी, हार्ड और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को साइमल्टेनियसली डेवलप करना पड़ेगा। एक जो सबसे की इशू है ना, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और आपकी ट्रेड पॉलिसी की इंटीग्रेशन का है। साइलोज में बनती हैं और बिल्कुल अलग होती हैं। ट्रेड आपका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, एक तो पहले हमें सालाना आती थी, फिर बीच में वो 4 साल का ट्रेड फ्रेमवर्क आ गया, लेकिन फिर भी वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो कोई कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू कर देती हैं। एक तरफ आप चाह रहे हैं कि आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप सब्सिडीज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल शुगर पे कितनी सब्सिडी है, पर एक तरफ आप फिर टैक्सेस लगा रहे हैं, जीएसटी भी इंक्रीज कर रहे हैं, फिर इफेक्टिव टैक्स आपका इंक्रीज होता जाता है बिकॉज इतनी हिडन कॉस्ट होती हैं।
तो इन इफेक्ट वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है, वो ओवरऑल इम्पैक्ट उसका फिर वो या तो जिल्च है या फिर नेगेटिव में चला जाता है। तो वो फैसिलिटेशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। एक आपका इन्वेस्टर आ गया, इवन अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं, तो उसका जो लोकल फैसिलिटेशन है, जो आपने वो रेगुलेटरी हूप्स में से गुजरना है, उसको हमें करना पड़ेगा। सब काफी देर से ये तो बात फोकस जो है वो प्रमोशन से ज्यादा फैसिलिटेशन की तरफ होनी चाहिए। जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्पेशली जो फिस्कल स्पेस जो है उसमें बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है। ये टाइट आपकी फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों चीजों पे तवज्जो देनी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डूइंग बिजनेस, और ये दोनों जाहिर है कि उस पे ये ना बोले हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट हम दुआ करें, बोल रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाओ, बस एक्सपोर्ट कराएं। खान साहब से हमारी दरखास्त है, और शब्बीर साहब जो है वो बदस्ते क्या कहेंगे सर, दस्त बस्ता कह रहे हैं कि किसी तरीके से एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इकबाल साहब, शब्बीर साहब आपका भी, और इस्लाम शकील आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब आपसे इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।